नमस्कार दोस्तों, मैं शुभमन सोलंकी आज पुनः आपसे स्वागत करता हूं और आज का विषय है भारतीय दंड संहिता 1860 का चैप्टर 23 और सेक्शन 511। सेक्शन 511 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजमेंट की बात करता है। यानी कि जो चैप्टर 23 है वो अपराध को करने के प्रयत्न से संबंधित है और सेक्शन 511 जो भारतीय दंड संहिता 1860 का अंतिम सेक्शन है, ये आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड की व्यवस्था करता है। इसमें यह बताया गया है कि अगर अपराध करने के प्रयत्न का आईपीसी में किसी अन्य सेक्शन में दंड की व्यवस्था नहीं की गई है तो उसको 511 आईपीसी के तहत दंडित किया जाएगा। लिहाजा इस सेक्शन को रेसिड्यूरी सेक्शन भी कहा जाता है। आइए इसकी लैंग्वेज को पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं कि सेक्शन 511 आईपीसी क्या कहता है। Whoever attempt to commit an offence punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offence to be committed and such attempt does any act toward the commission of the offence shall, where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment for any description provided for offence for a term which may extend to one half the imprisonment for life, as the case may be, one half the longest term of imprisonment provided for that offence, or with such fine as is provided for the offence, or with both. यहाँ पर यह बताया गया है जो कोई इस संहिता के द्वारा आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध को करने का या ऐसे अपराध किए जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे प्रयत्न करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ कि ऐसे प्रयत्न के लिए कोई दंड का कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ इस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास के लिए उस अवधि के लिए तो यथास्थिति आजीवन कारावास के आदेश से या उस अपराध के लिए अधिकतम दीर्घतम अवधि के आदेश तक हो सकती है या जुर्माने से या उस अपराध के लिए जो बंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट बताया गया है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट का हाफ है और इम्प्रिजमेंट फॉर लॉन्गेस्ट टर्म का हाफ है या फिर फाइन है या फिर बोथ। अपराध को करने के प्रयत्न जब भी बात होती है तो जब भी कोई अपराध को करने का प्रयत्न किया जाता है तो इसमें ये देखा जाता है कि अपराध को करने के प्रयत्न के लिए इसके क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसके एलिमेंट को जानने से पहले आपराधिक कार्य के जो स्टेजेस हैं उसको जानना आवश्यक है कि निषिद्ध पहला स्टेज है कि निषिद्ध कार्य कारित करने का विचार का सर्जन। यानी जब कोई निषिद्ध कार्य है जो प्रोहिबिटेड वर्क है, अगर उस काम को करने के विचार मन में आता है, पहली स्टेज ये होती है। दूसरा विचार विमर्श है, यानी उस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसी अन्य के साथ में करना चाहिए। तीसरा है मन स्थिति है, यानी कि मेंसरिया होना चाहिए उस अपराध को करने के लिए। चौथा है तैयारी है और पांचवा जो स्टेज है वो प्रयास है और छठा है कार्य का पूर्ण, यानी जब कार्य कंप्लीट हो जाता है तो प्रयास खत्म हो जाता है तो वो अपराध की सज़ा उसको मिलेगी। तो जो प्रयास है, जो अटैम्प्ट है, वो पांचवा स्टेज है।
जो चौथा स्टेज है इसको वो है इसकी तैयारी। प्रथम जो अवस्थाएं यानी निषिद्ध कार्य का कारित करने के विचार का सर्जन या फिर विचार विमर्श, ये वैदिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इनके आधार पर आरोप का सर्जन नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि केवल मेंसरिया होने से भी अपराध का सर्जन नहीं किया जा सकता। आप किसी के लिए मन में बुरा सोचते हैं, मन में एक भावना रखे हुए हैं कि इसको हम जान से मार देंगे, तो इससे कोई अपराध का सृजन नहीं हो जाता जब तक इस अपराध इस मेंसरिया के साथ उस दिशा में कोई कार्य नहीं किया जाता, यानी कोई एक्टस रियस नहीं होता। और एक्टस रियस में भी जो डायरेक्ट एक्ट है वही पनिशेबल है, इनडायरेक्ट एक्ट जो है पनिशेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक जेब कतरे ने किसी व्यक्ति की जेब में जेब काटने की नीयत से जेब में हाथ डाला। जेब में उसकी एक रिवॉल्वर रखी थी और उसके हाथ डालने से वो गोली चल गई और वो व्यक्ति जो है मर गया। तो यहाँ पर जिस अपराधी ने, जिस जेब कतरे ने जेब में हाथ डाला था, उसका वो डायरेक्ट एक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्ट एक्ट था। इसलिए उसको हत्या के अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें उसका मेंसरिया भी शामिल नहीं था। उसका मेंसरिया क्या था? जेब काटने का था। तो उसका जो डायरेक्ट एक्ट क्या था? डायरेक्ट एक्ट ये था कि हमको उस व्यक्ति की जेब में हाथ डाल करके उसका पैसा निकालना है। तो हम उसको, चूँकि वो पैसा नहीं निकाल पाया और उसमें रिवॉल्वर रखी थी, गोली चल गई, तो वो अपराध के प्रयत्न के लिए तो दंडित किया जाएगा, परंतु हत्या के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि गोली चलना वो इनडायरेक्ट एक्ट था और जेब काटना वो डायरेक्ट एक्ट था। तो जब भी अपराध के प्रयत्न के लिए किसी को दंडित किया जाएगा तो उसके डायरेक्ट एक्ट के लिए दंडित किया जाएगा, इनडायरेक्ट एक्ट के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। अब जब एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 32 आईपीसी का ये कहता है कि एक्ट क्या होगा? एक्ट इंक्लूड ओमिशन, यानी कार्य में ओमिशन भी शामिल है। यानी किसी व्यक्ति को के द्वारा अगर अपने घर में किसी व्यक्ति को खाना नहीं दिया जाता है, जो जिसको देने के लिए वो लीगली बाउंड है, जिम्मेदारी है उसकी, क्योंकि वो असहाय व्यक्ति है और कुछ दिन बाद वो मर जाता है, इस तरह का ओमिशन भी अपराध है। तो सेक्शन 32 में क्या कहा गया? एक्ट इंक्लूड ओमिशन। और सेक्शन 33 आईपीसी में क्या कहा गया है? एक्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट की बात कही गई है और सीरीज ऑफ ओमिशन की बात कही गई है। यहाँ पर अभी आपने देखा कि जो मैंने सेक्शन 511 की लैंग्वेज पढ़ी, यहाँ पर ये जो पनिशमेंट सेक्शन 511 का बताया गया है, इसमें बताया गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा, जबकि वर्तमान में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है होल द किसी व्यक्ति की जो नेचुरल लाइफ है वो पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है, टिल द डेथ, जब तक वो जिंदा है। तो ये कैसे निकाला जाएगा कि उसका आधा पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैसे निकाला जाएगा? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इसी तरह के सवालों के लिए या इसी तरह के फ्रैक्शन की गणना के लिए जहाँ पर आधा पनिशमेंट निकालना है, या कहीं कहीं आईपीसी में चौथाई पनिशमेंट या कि निकालने की बात कही गई है, चौथाई पनिशमेंट से दंडित करने की बात कही गई, तो उसके लिए आईपीसी में सेक्शन 57 बताया गया। सेक्शन 57 आईपीसी की बनाया गया। सेक्शन 57 आईपीसी में कहा गया है कि जब भी इस तरह की गणना की जाएगी तो वहाँ पर आजीवन कारावास का मतलब 20 साल होगा, और 20 साल का आधा यानी कि 10 साल, यानी अटेम्प्ट के लिए अगर आजीवन कारावास के आधे की बात कही जाएगी, सजा दी जाएगी, उसका मतलब होगा 10 वर्ष की सजा। और अगर किसी अपराध में अधिकतम या न्यूनतम दंड की व्यवस्था की गई है तो अधिकतम दंड का आधे की बात कही गई है। तो अधिकतम दंड चूँकि दिया रहता है
ब्लैक एंड वाइट में, तो उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपराधिक प्रयत्न को और गहराई से समझने के लिए आपराधिक प्रयत्न के कुछ सिद्धांत जो इसमें दिए गए हैं उसको भी जानना बहुत आवश्यकता है। आपराधिक प्रयत्न के जो पहला सिद्धांत है वो प्रॉक्सिमिटी रूल की बात करता है, यानी सन्निकटता के सिद्धांत की बात करता है। क्या है सन्निकटता का सिद्धांत? कोई कार्य या श्रेणीबद्ध अनेक कार्य प्रयत्न की संरचना करते हैं। यदि अपराधी लगभग सभी अथवा सभी महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ जो अपराध की संरचना हेतु आवश्यक हों पूर्ण कर चुका हो, किंतु अपेक्षित परिणाम जो अपराध हेतु आवश्यक था प्राप्त नहीं होता है, तो इसे ही प्रॉक्सिमिटी रूल्स कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आता कौन है? इसके अंतर्गत वे मामले आते हैं जिसमें परिणाम पूर्णता कौशल की कमी या अभियुक्त पर प्रभावी दूसरे कारण या ऐसे कारण जो अभियुक्त जो किसी तरह संबंधित नहीं है, वे कारण पूर्ण नहीं हो पाते। इसके विषय में आर वर्सेस सियासत अली 1881 7 कलकत्ता 352 के केस में बताया गया था असंभवता के सिद्धांत को, निकटता के सिद्धांत को। इसको रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए एक केस है आर बनाम टेलर का, जो कि इंग्लिश केस है। यहाँ पर बताया गया था कि एक मामले में का जो है एक घास के ढेर के पीछे माचिस जलाते हुए पकड़ा गया और उसे आगजनी के प्रयत्न का दोषी घोषित किया गया। परंतु माचिस जलाने के बजाय यदि का केवल माचिस खरीद लिया होता अथवा माचिस उसके पास से पाई जाती तब वह प्रयत्न का दोषी ना होगा, क्योंकि ऐसी दिशा में ये सिद्ध करना कठिन है कि माचिस घास की ढेर में आग लगाने के लिए था या उससे पहले वो मामले में का यदि तर्क देता उसने माचिस सिगरेट जलाने के लिए जलाई थी तो उसे दंडित करना कठिन हो जाता। इसी तरीके से भारतीय मामलों में यहाँ पर सन्निकटता के सिद्धांत के बारे में आर बनाम रियासत अली का केस जो है रेलिवेंट है। इसमें कहा गया था अभियुक्त ने एक प्रेस में 100 ऐसे फॉर्म मुद्रित करने का आदेश दिया जो पूर्व में बंगाल की कोल कंपनी द्वारा प्रयुक्त फर्म के समान थे। उस मुद्रण हेतु पहले प्रूफ को शुद्ध कर दिया गया। दूसरे प्रूफ में भी कतिपय सुधार करने का सुझाव इसी उद्देश्य से दिया गया ताकि फॉर्म कंपनी द्वारा प्रयुक्त फॉर्म के ठीक समान हो जाए। ऐसी अवस्था में ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर संहिता की धारा 464 के अंतर्गत असत अभिलेख बनाने के प्रयत्न का आरोप लगाया गया और ये निर्णय दिया कि अभियुक्त प्रयत्न का दोषी नहीं था, क्योंकि प्रयत्न के अपराध को तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक बंगाल कोल कंपनी की सील न लगा दी जाती हो अतः हस्ताक्षर उस अभिलेख पर नहीं कर दिया था। इस मामले में जो कुछ किया गया उसे गलत अभिलेख बनाने की दिशा में कार्य नहीं कहा जा सकता है, परंतु उस मुद्रित फर्म पर उस कंपनी का नाम लिखते हुए पकड़ा जाता, चाहे उसे नाम का एक ही अक्षर लिख लिया जाता, तब भी यह माना जाता है वास्तविक समव्यवहार जिसका अंत जालसाजी के अपराध में होना प्रारंभ हो गया था और उस दशा में अभियुक्त जालसाजी कार्य कारित करने के प्रयत्न का दोषी होता। तो ये आर बनाम रियासत अली का केस था जिसमें प्रॉक्सिमिटी के रूल्स को डिफाइन किया गया है। अब दूसरा जो इसका सिद्धांत है आपराधिक प्रयत्न का, वो असंभवता का सिद्धांत है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति वो कार्य करने का प्रयत्न करता है जिसका करना असंभव था तो वो अपराध नहीं होगा। और ये नियम जो है क्वीन बनाम कॉलिंस, ये भी इंग्लिश केस है, इसमें 9 कॉक्स CC 407 इसका साइटेशन है, के मामले में प्रतिपादित किया गया था।
इस मामले में यह निर्णय दिया गया था यदि कार चोरी करने के आशय से दूसरे व्यक्ति की जेब में हाथ डालता है परंतु उसके हाथ कुछ नहीं लगता है तो वह चोरी के प्रयत्न का दोषी नहीं होगा। अब इसकी बड़ी लोगों ने इसकी बहुत बुराई की इस जजमेंट की, क्योंकि इसमें कहा गया कि ये तो गलत है। बाद में आगे चल कर के क्वीन बनाम कॉलिंस का जो मामला है वो आर बनाम रिग के मामले में उलट दिया गया। आर बनाम रिग का जो साइटेशन है 1892 17 कॉक्स 491 है। इसमें कहा गया कि अभियुक्त को एक महिला के झोले से सामान चुराने के प्रयत्न हेतु दोषित किया गया यद्यपि उस झोले में कुछ भी नहीं था। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 इसी निर्णय पर आधारित है। आर बनाम रिग से पहले इस धारणा पर जो निर्णय किए गए थे उसमें किसी भी व्यक्ति को असंभव प्रयत्न से दंडित नहीं किया जा सकता था। इसे ही असंभवता का सिद्धांत कहते हैं। परंतु वर्तमान में अब असंभवता का सिद्धांत आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। अब आंशिक रूप से समाप्त करने की बात क्या क्यों की है? क्योंकि असंभवता को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, यानी इम्पॉसिबिलिटी को भी टू हिस्सों में बांट दिया गया है। असंभवता प्रयत्न को दंडित नहीं किया जा सकता, परंतु असंभवता एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ना कि सापेक्ष होनी चाहिए। पूर्ण असंभवता की दिशा में प्रयत्न नहीं किया जा सकता है, किंतु सापेक्ष असंभवता की दिशा में कार्य ही प्रयत्न के तुल्य होता है। पूर्णता असंभव कृत ऐसे कृत हैं जिसमें आपराधिक मनस्थिति अथवा आपराधिक कार्य दोनों ही विद्यमान होते हैं और कारित कार्य से ना तो समाज में कोई संतरास उत्पन्न होता है ना ही असुरक्षा की भावना होती है। अब एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल आप जान लीजिए। ए ने एक ऐसे दर्पण पर जो किसी व्यक्ति के समीप है गोली चलाया कि जिससे ए को खतरा हो जाए, परंतु ये प्रयत्न नहीं है। ए ने बी को मार डालने के लिए जहर समझकर चीनी खिलाया, क्योंकि इससे अपेक्षित परिणाम उत्पन्न नहीं होता है इसलिए भी प्रयत्न के नहीं कोटि में नहीं आएगा। तो ये सब एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि आपने जब दर्पण पर गोली चलाई तो आपका मंशरिया उस व्यक्ति को मारने का नहीं था, केवल खतरा डराने का हो सकता है। जब आपने किसी व्यक्ति को चीनी समझ करके जहर समझ के चीनी खिला दी तो भी ये एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी का केस है। तो यहाँ पर दंडित क्या किया गया है, जो रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी है उसको हमारे IPC 511 में दंडित किया गया है। अब जो हमारा जो तीसरा सिद्धांत है वो है वस्तु का सिद्धांत, यानी कि ऑब्जेक्ट थ्योरी की बात करता है। तीसरा सिद्धांत उन मामलों में अंतर करने का प्रयत्न करता है जिसमें वस्तु के विषय में भ्रम हो जाता है तथा वे वस्तु जिसमें वस्तु का अभाव होता है। प्रथम स्थिति में यह प्रयत्न की कोटि में आएगा, परंतु बाद वाली स्थिति में नहीं आएगा। यदि कोई पॉकेट मार या जेब कतरा किसी खाली पॉकेट में हाथ डालता है तो इसे मात्र भ्रमित कहा जाएगा, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिबंब गोली चलाता है तो उद्देश्य का अभाव माना जाएगा। किंतु IPC की धारा 511 में इस मान्यता को नहीं प्रदान करता है। इस नियम के 3 अपवाद हैं। ये मामले में सत्रांश उत्पन्न करते हैं। ए जो है बी को मार डालने के उद्देश्य से खाली गाड़ी पर, इसमें भी बैठा हुआ समझे गोली चलाता है। ए का प्रयत्न की कोटि में आएगा। ए बी को मार डालने के साथ से बी के कोट पर जो कमरे में टंगी है बात समझकर गोली चलाता है। आ का प्रयत्न है। तो यहाँ पर दोनों में ये जो प्रयत्न है वो क्यों प्रयत्न की श्रेणी में आएगा, क्योंकि मंशरिया है उस व्यक्ति को मार डालने। अब जो तीसरा सिद्धांत है कि कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत, ऑन द जॉब थ्योरी को कहा गया है।
आर बनाम आसवन के मामले में अभियुक्त ने कुछ गोलियां ये विश्वास दिलाते हुए भेजा कि उन्हें खाने से एबार्शन हो जाएगा। एक ने गोली खाई परंतु वे अहानिकारक सिद्ध हुई और ये मत व्यक्त किया गया अभियुक्त का कार्य जाप को अग्रसर करने के लिए नहीं था, इसलिए वह प्रयत्न का दोषी नहीं है। अब भारतीय दंड संहिता में जो प्रयत्न का अपराध है वो 3 प्रकार से कारित किया जाता है। पहला, कुछ मामलों में जिससे अपराध कारित करना या कारित करने का प्रयत्न करना या दोनों एक ही धारा में वर्णित हैं और दोनों ही अपराध के लिए एक ही प्रकार की दंड का विधान आईपीसी में दिया गया है। दूसरा है, कुछ मामलों में विशेष अपराध कारित करने का प्रयत्न उस विशेष अपराध के बगल में किंतु उससे अलग वर्णित किया गया है। ऐसे मामलों में अपराध तथा अपराध के प्रयत्न के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान किया गया है। परंतु धारा 511 आईपीसी इन सब अपराधों के संबंध में विधान बनाया गया है जो उपरोक्त वर्णित पहले और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते। अब आईपीसी की 511 के जो एलिमेंट हैं उसके विषय में बात कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध को करने के प्रयत्न या ऐसे अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करना। दूसरा, प्रयत्न करने वाला व्यक्ति अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करे। धारा 511 के अंतर्गत प्रयत्न तब दंडनीय है जब इसके लिए कोई अव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा अन्यत्र नहीं किया गया है। अब धारा 511 आईपीसी में एक जगह लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय। 511 आईपीसी की जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस पदावली इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि मात्र मृत्युदंड या अर्थदंड से दंडनीय अपराध धारा 511 आईपीसी में नहीं आते हैं। किसी अपराध को कारित करने का प्रयत्न करना, प्रयत्न किया गया अपराध इस संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के दुष्प्रेरण सहित कोई भी अपराध हो सकता है, क्योंकि दुष्प्रेरण अपने आप में अपराध है। अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करना, कार्य ऐसा होना चाहिए जो प्रमुख अपराध के निष्पादन के सन्निकट हो तथा अभियुक्त ऐसी परिस्थितियों में कारित किया गया हो वो अपनी इच्छा से उसे कार्यान्वित करने का सामर्थ्य रखता हो। यदि कोई व्यक्ति किसी टाल के समीप उसमें आग लगाने का से जाता है तो इस उद्देश्य से वो दियसलाई जलाता है, किंतु अपने प्रयत्न को छोड़ देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है उसकी गतिविधि को देख रहा है, तो इस धारा में वर्णित अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। अब इस बात के लिए कि आदमी अपने विचार को बदल लेता है, इसके विषय पर भी अगर हम आईपीसी की सेक्शन 511 को जब पढ़ते हैं तो इसके लिए भी एक सूत्र है, इसे कहते हैं लोकस पेनिसिया। लोकस पेनिसिया एक लैटिन सूत्र है जिसका अर्थ है कि अपराध कारित करने से अपने को वापस लेने का अवसर। इस सूत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है जिसका अर्थ है अभियुक्त को अपराध कारित करने से अपने आप को वापस लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अतः जब तक इस बात की संभावना रहती है कि अभियुक्त अपना मन बदल सकता है और यह संभव है कि अपराध कारित न करे तो उसे यह अवसर दिया जाना चाहिए। जहाँ तक कि भारतीय दंड संहिता का संबंध है, इस सिद्धांत की तैयारी और प्रयत्न में अंतर करके उसे मान्यता दी गई है। अब आईपीसी में तैयारी जो है दंडित नहीं की गई है, परंतु अपवाद स्वरूप में कुछ आईपीसी के कुछ सेक्शन हैं जहां पर प्रिपरेशन को भी दंडित किया गया है। वो सेक्शन कौन से हैं? पहला सेक्शन है सेक्शन 122 है, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। दूसरा सेक्शन है 126 है, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज क्षेत्र में लूटपाट करना अथवा लूटपाट की तैयारी करना। तीसरा है सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, धारा 233 है। भारतीय सिक्के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, धारा 234 है।
और सिक्के के कूटकरण के उपकरण सामग्री उपयोग लाने प्रोविंस रखना 235 है, और डकैती करने की तैयारी करना 399 है। तो इस तरीके से 122, 126, 233, 234, 235 और 399 IPC में प्रयत्न को भी दंडित बताया गया है। तो आज आपने देखा इस चैप्टर 23 जो IPC का अंतिम सेक्शन है, सेक्शन 511 IPC, इसमें अपराध करने के प्रयत्न को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट यही है कि अगर इस संदर्भ में IPC में कहीं कोई पनिशमेंट उपबंध नहीं है तो धारा 511 IPC के तहत उसको दंडित किया जाएगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।